अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे हम प्रेसिडेंट जरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो तरमीम है उसका ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इस ऑर्डिनेंस से जो चीफ जस्टिस है उनके इख्तियारात में क्या इजाफा होगा और हुकूमत को इससे क्या फायदा होगा, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली के स्पीकर्स ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है और इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें जारी करने का कहा है उनको, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ने भी खत लिखा है और उन्होंने इसके बिल्कुल खिलाफ वो बात करते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और मखसूस नशिस्तें उसके मुताबिक वो जारी की जाए। ये इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फैसला करेगी, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे कि क्या ये मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पीटीआई को दी जाएंगी या मखसूस नशिस्तें इलेक्शन एक्ट जो तरमीमी बिल था उसके मुताबिक ये बाकी जो सियासी जमातें हैं उनको दी जाएगी। इस पर तफसीलन बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे आला सिक्योरिटी हुकाम ने 2 दिन पहले पेशावर के सहाफियों को एक ब्रीफिंग दी जिसमें जनरल फैज हमीद और इमरान खान के हवाले से डिटेल्ड गुफ्तगू हुई उनकी और ब्रीफिंग में बताया गया सब कुछ जो इमरान खान और जनरल फैज हमीद का किरदार था। ये जो ब्रीफिंग थी इसमें सहाफ़ी क्या बताते हैं कि क्या इससे इमरान खान की जो और जनरल फैज हमीद की मुश्किलात में कम होंगी या इजाफा होगा, तफसीलन इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। आपको याद होगा कि ये जो शुरू में पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था तो उस टाइम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, उन्होंने इसको जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने दिया। फिर जब ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आए तो उन्होंने ना सिर्फ इसको मंजूर किया बल्कि जो अपने अख्तियारात थे वो नीचे डिवॉल्व जो करते हुए 2 और जजेस में भी इसको शेयर कर दिया, जो कि खासतौर के ऊपर जो 2 अहम काम होते हैं चीफ जस्टिस के। एक जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी 3 रुकनी जो जजेस की कमेटी वो अब फैसला करती है इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत। और जो दूसरा सबसे अहम काम जिसके जो चीफ जस्टिस की जो अख्तियारात हैं वो लामहदूद हो जाते हैं वो है आर्टिकल 184(3) के तहत सुओ मोटो के जो अख्तियारात हैं वो भी चीफ जस्टिस ने अपने अख्तियारात अपने 2 मजीद साथी जजेस के साथ तकसीम करते हुए शेयर करते हुए इन 3 में डिवाइड कर दिए गए थे इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद। तो गोया ये एक अच्छा जो था एक स्टेप था जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से किया गया और ये स्मूथली चल रहा था अप्रैल 2024 तक। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो अदलिया है उसके अंदर भी यकायक फिर से अंदरूनी तौर के ऊपर सियासत शुरू हो गई। वो सियासत इसलिए शुरू हुई जब ये हुकूमत की तरफ से लॉ मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि हुकूमत की इंटेंशन है कि वो एक जुडिशल पैकेज आईनी तरमीम की सूरत में वो लाना चाह रही है। उस जुडिशल पैकेज के हवाले से पहली दफ़ा उन्होंने जो जुडिशल कमीशन था उसकी मीटिंग में 3 मई को बताया तमाम जो जजेस उसके मेंबरान थे उनको कि हुकूमत इस हवाले से कोई जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से कोई आईनी तरमीम लाना चाह रही है जिसमें जो आर्टिकल 175A है उसकी उसके अंदर तरमीम के हवाले से और बाकी ये कहा गया जो बताया गया कि जो जुडिशरी है उनके जो जजेस की रिटायरमेंट की एज 65 से बढ़ा के 68 करने का ये ऐलान था लॉ मिनिस्टर की तरफ से। तो उसके बाद हमने देखा कि अदलिया के अंदर जो पहले शायद ढकी छुपी होगी कोई आपस में जो सियासत है या जो एक दूसरे की मुखालफत है वो बिल्कुल ओपन हो गई। उसके 3 दिन बाद जब ये जुडिशल कमीशन की मीटिंग खत्म हुई 3 दिन के बाद ही हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट की अपील थी वो के ऊपर जो अपील थी उसके ऊपर फैसला देते हुए इलेक्शन कमीशन को ये अहकाम जारी कर दिए कि जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में आती हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए। तो ये 6 मई को उनकी तरफ से फैसला आया। 13 मई को उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन था बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और मखसूस जो नशिस्तें इनके हिस्से में आती थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। फिर हमने देखा कि 12 जुलाई को जो फैसला आया तब तक ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई थी कि ये पता चल गया था कि शायद हुकूमत कोई
जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ाना चाह रही है 65 से 68 ईयर तक, और उससे ये तासुर दिया गया कि शायद काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल रही है। जो बाकी जजेस इन लाइन थे जिनको जो कि चीफ जस्टिस बनने के मुतमन्नी है जो फ्यूचर में, वो सब एक तरफ हो गए और उन्होंने 12 जुलाई को जो फैसला था उसमें जो काफ़ी ऐसे आईनी और कानूनी सवालात वो हम पहले भी तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं कि इस फैसले में क्या क्या आईनी जो कानूनी पहलू हैं बहरहाल कि वो उनकी वायलेशन हुई है। इवन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अपने जो डाइसेंटिंग नोट था या जो इख्तलाफी फैसला था उसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से आइन के आर्टिकल को इन्होंने वायलेट किया है। जो 8 जजेस की वो थी जो अक्सरियती फैसला था, और साथ ही उन्होंने 2 जजेस ने यह भी लिखा कि इस तरह का कोई गैर आईनी कोई फैसला हो तो इदारे उसके ऊपर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं होते। बहरहाल जो एक अच्छी इंटेंशन के साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था जो इसको काजी फायज ईसा ने इसकी मंजूरी देते हुए इसके ऊपर अमल शुरू किया था, वो हमने देखा कि वो सियासत की नज़र हो गया, जो जुडिशरी के अंदर इंटरनल जो पॉलिटिक्स थी उसकी नज़र हो गया। ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला और फिर जो हुकूमत की तरफ से ऐलान था उसके बाद हमने देखा कि 2 जजेस एक साइड पे हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से कोई भी बेंच कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रपोजल या इस तरह का वो होता वो उसको रिजेक्ट कर देते थे। तो ये एक तरफ काजी फायज ईसा हो गए और 2 जो जजेस थे वो दूसरी तरफ हो गए। तो ये जो एक जो जुडिशियल एक पूरा जो एक प्रोसेस था वो एक बेहतर अंदाज में नहीं चल रहा था, बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हो या इवन सुओ मोटो के अख्तियारात के हवाले से। तो उस हवाले से ये काफ़ी जो सवालात उठाए जा रहे थे, तो ये हुकूमत की तरफ से फिर इसका हल यही निकाला गया कि इसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें कोई तरमीम लाई जाए, क्योंकि इस टाइम अब जो असम्बली जो पार्लियामेंट है वो इन सेशन नहीं है, तो इस वजह से इसका फिर वही एक हल जो निकाला गया कि ऑर्डिनेंस के जरिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए इसको नाफिजुल अमल किया जाए। और इसमें 2 अहम तब्दीलियां हैं गालबन। एक तो यही कि जो पहले ये था कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस यानी एक सीनियर प्यूनी जज और दूसरे नंबर पे जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो इस कमेटी के रुकन होते थे जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो या 184(3) के हवाले से हो। तो अब इसमें तरमीम करके जो एक वो की गई है कि एक तो चीफ जस्टिस, दूसरे सीनियर प्यूनी जज और तीसरे जो जज होंगे वो चीफ जस्टिस खुद नामजद करेंगे इसको उस जज को। तो उससे शायद ये जो एक बैलेंस है वो शायद जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी फेवर में हो जाएगा और फिर बेंच कॉन्स्टिट्यूशन का जो मामलात होते हैं वो बेहतर अंदाज से जो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के बेंच बनाना चाहेंगे वो उससे हल हो जाएंगे। दूसरा जो इसमें मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी जो इसमें एक तरमीम की गई है खासतौर के ऊपर इस ऑर्डिनेंस में, वो ये है कि जितने भी मुकदमात होंगे उनके ट्रांसक्रिप्ट अब वो बाकायदा तौर के ऊपर कोई भी पार्टी पैसे दे के उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी होती है वो ले सकती है, और ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो मुकदमात की जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे वो कोई भी हासिल कर सकता है। इससे मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि शफाफियत आएगी बल्कि दूसरा ये कि जो सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा से एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है जजेस के हवाले से या मिस रिपोर्ट किया जाता है या मिस कोट किया जाता है, तो वो इसका एक खात्मा होगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और उसके साथ साथ जो मिस रिपोर्टिंग है वो उससे भी छुटकारा मिलेगा। खासतौर के ऊपर जो हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर गलत कोट किया जाता है जजेस के हवाले से या गलत रंग दिया जाता है, तो वो मेरा ख्याल है इससे बेहतरी आएगी। तो ये ओवरऑल जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया है उसके बेहतर असरात जो है वो सामने आते हुए नजर आएंगे, खासतौर के ऊपर जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से, बेंच कॉन्स्टिट्यूशन और ये भी जो ट्रांसपेरेंसी वाला भी। बहरहाल इस पे अब जो जजेस का जो दूसरा एक ग्रुप है वो कैसे रिएक्ट करता है इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के हवाले से, ऑब्वियसली इसको कोई चैलेंज भी करेगा जो अदलिया में। अब देखना ये है कि वो चैलेंज करने के बाद जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन होगी वो चीफ जस्टिस इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक करेंगे या ये जो पुराने वाला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था उसके मुताबिक होगा, ये भी बड़ा एक देखने का वो है। और इसके हवाले से जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर करूंगा आपके साथ। अब जरा बात कर लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, और फिर उसके बाद हमने देखा पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली की तरफ से भी ये खत लिखा गया है कि जो उनके ऐवान है वो नामुकम्मल हैं, जो मखसूस नशिस्तों का
जो इस हवाले से जो सस्पेंड किए गए हैं अरकान, उनका फिलफोर फैसला करते हुए इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत वो मखसूस नशिस्तें उन सियासी जमातों को अलॉट की जाएँ जिन्होंने इलेक्शन जो कागजात नामजदगी जमा कराते हुए अपना पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन सर्टिफिकेट जमा कराया था। तो उस पे अगर ये देखें, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि जो एक सियासत का नज़र हो रहा है हमारी जो अदलिया है, ख़ासतौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सियासत शुरू है, उसके बाद काफ़ी सारे मसाइल ख़ासतौर के ऊपर जो ना सिर्फ अदलिया के हवाले से बल्कि ओवरऑल आपका जो निज़ाम है उसमें काफ़ी मसाइल, और जो मुल्क का जो निज़ाम है वो चलते हुए नज़र नहीं आ रहा। सब कुछ जो है ऐसे है कि रुका हुआ है, न पार्लियामेंट प्रॉपरली काम कर पा रही है, न हुकूमत काम कर पा रही है, और ना ही अदलिया के जो जजेस हैं वो उनको अपनी टेंशन लगी हुई है कि ये उनका वो चीफ जस्टिस बनेंगे नहीं बनेंगे, या आपस की इनकी जो इंटरनल जो मुखालफतें हैं उसमें मसरूफ़ हैं। आम जो साइलिन हैं उनको कोई अभी तक जो केसेस हैं साल से पड़े हुए हैं पेंडिंग, कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। बहरहाल इस हवाले से जो हमने देखा कि हुकूमत ने आईनी तरमीम अब जो पिछले हफ्ते लानी थी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 रुकनी जजेस की तरफ से एक वजाहत आ गई सामने। हालांकि उस पर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने एक ख़त लिख दिया कि ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो वजाहत जारी की गई है, इसमें ना तो मुताल्लिका जो फ्रीकैन या पार्टीज हैं उनको कोई नोटिस जारी किया गया, क्योंकि उसमें जो एतराज़ात ख़ास तौर के ऊपर एक जो कंटेंशन थी, जो कि दोनों का डिस्प्यूट इसमें सामने नज़र आ रहा था, वो यही था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये कहा कि वो पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर अभी तस्लीम नहीं किया, ये मामला अभी भी पेंडिंग है। जबकि पीटीआई ने ये कहा कि वो उन्होंने बैरिस्टर गौहर के जो कागजात हैं वो भी दिए हुए हैं, और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वो सारा कुछ प्रोसेस का वो भी सब कुछ दिया हुआ है। तो ये एक कंटेंशन था जो कि डिस्प्यूट था। हमेशा यही होता है कि अदलिया में जब कोई डिस्प्यूटेड चीज़ हो तो वो दोनों फ्री कैन को सुना जाता है, उसके बाद ही फैसला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वजाहती ऑर्डर था उसमें ये नहीं किया, और वही उन्होंने बगैर सुने हुए पार्टीज़ को जो है वो ये एक वजाहती ऑर्डर जारी कर दिया, और ये राइटली पॉइंट आउट किया गया है रजिस्ट्रार की तरफ से कि ये इस तरह ना ही पार्टीज़ को कोई वो दिया गया है नोटिस, और ना ही जो रजिस्ट्रार ऑफिस को इस हवाले से कोई कन्वे किया गया था। तो ये जो वो किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन को कि ये नशिस्तें दी जाएं, जबकि दूसरी तरफ अब स्पीकर ने वो कह दिया है। तो ये जो मेन अब फैसला है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से इंडिपेंडेंट है खासतौर के ऊपर। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाला अभी तक वैसे ही मामला नहीं चला, और फिर दूसरा ये कि जो इलेक्शन एक्ट है वो लागू हो चुका है। तो उसके बाद जो मेरे ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि शायद वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला होगा वो पार्लिमान के हक में होगा, और स्पीकर की तरफ से जो खतूत लिखे गए हैं वो इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए मखसूस नशिस्तें जो हैं वो शायद जो पहले जिन पार्टीज को दी गई थी आर्टिकल 51 के तहत जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फार्मूले के तहत, वो उन्हीं को दी जाएंगी। और यही वो वजह है कि आज जो लेटेस्ट और अपडेट हुई वो यही हुई कि जो स्पीकर है उन्होंने कौमी असम्बली के जो पार्टी पोजीशन है वो उन्होंने अपडेट कर दी है, और पीटीआई का नाम हटा के उन्होंने फिर वही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान है उनकी उन्होंने वो मेंशन कर दिया है कि अपोजिशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 80 नशिस्तें हैं। तो बज़ाहिर अब यही है कि जो जो सुप्रीम कोर्ट है और पार्लिमान एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। पहले ये होता था कि अगर इंतज़ामिया होती थी तो वो अगर अदलिया के आमने सामने होती थी, तो फिर माजी में हमने ये देखा कि जब जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट होती थी वो उसका पलड़ा भारी रहता था। वो हमने जो स्पीकर थे यूसुफ रजा गिलानी, साबिक जो प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी, उनके जो खत लिखने वाला मामला था उस टाइम देखा था इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदलिया की बैक पे थी, तो इस वजह से वो गिलानी साहब को घर जाना पड़ा। इसी तरह फिर हमने देखा कि जब नवाज शरीफ का मामला था पनामा वाला, तो उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बैक पे थी, तो इस वजह से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को भी जाना पड़ा।
तो अब जो बज़ाहिर ऐसे नजर आता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की बैक पे नहीं है, तो इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत है उसके ऊपर अमल दरामद होते हुए मुश्किल नजर आ रहा है। और फिर दूसरा ये भी कि जो एतराज़ात उठाए गए इवन विद इन सुप्रीम कोर्ट जो उठाए गए हैं एतराज़ात, उसके बाद तो ख़ास तौर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। इसलिए मुझे यही लगता है, जो मेरे ज़राए भी ये बता रहे हैं कि ये जो नशिस्तें मखसूस नशिस्तें हैं ये इनको दी जाएंगी जो पहले सियासी जमातों को दी गई थी। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं, 2 दिन पहले एक ब्रीफिंग हुई, बैकग्राउंड ब्रीफिंग, उसमें जो सहाफ़ियों को कुछ ये रिपोर्ट भी हुआ, लेकिन जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ तो मेरी इतलात के मुताबिक ये अचानक रुकवा दिया गया तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें जनरल फैज़ हमीद के हवाले से खौफनाक किस्म की बताई और इमरान खान का जो मंसूबा था वो उस पे जब ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ तो वो फिर इनको रुकवाया गया। लेकिन मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ जो सहाफ़ी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे उनसे बात की और उनसे ये पूछा कि ये ब्रीफिंग में ख़ास तौर के ऊपर इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से क्या अपडेट बताई गई है और क्या इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद की कोई मुश्किलात कम होने के हवाले से कोई अंदिया दिया गया है या नहीं। तो मेरी जितने भी लोगों से बात हुई वो ये कहते हैं कि इस पूरी जो ब्रीफिंग थी उसका लुबे लुबाब ही यही था कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान को किसी सूरत जो है वो माफ़ी नहीं मिल सकती। जो इन्होंने काम किए हैं और जो मनसूबा बंदियाँ और जो साजिशें की गई हैं उसके बाद इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए कम वक्त में। वो इन दोनों को जो अगर अदलिया की तरफ से कोई टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर भी कोई वो कुछ इसमें हर्डल्स आने का वो हुआ तो उसके बावजूद भी ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ख़ास तौर के ऊपर वो इसको इंश्योर कराएगी कि ये जो 9 मई के जो कल्प्रेट्स हैं और फिर उसके बाद जो बाकी साजिशों में मुलविस रहे हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। बहरहाल ये इन सहाफ़ियों से बातचीत करके एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जितना भी इमरान खान की सहूलतकारी हो जाए, इन दोनों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। इस पे मज़ीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।